हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। आज अपना लेक्चर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के ऊपर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। बेसिकली आज अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हीट और फ्लूइड के मिक्स्ड सवाल ज्यादा करेंगे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चंस है ना, और जिसमें PYQs है जो फ्लूइड के हैं, और उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्स्ड है। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं अपन दोस्तों। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप बेटा, जल्दी से लेक्चर देखते ही थम्स अप खेल जाओ कमेंट सेक्शन में। फिर अपन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहा जाता है समान आयतन के दो कांच के गोले एक छोटी नली द्वारा जुड़े हुए हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में पारा मरकरी भरा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गोलों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सील किया गया है तथा प्रत्येक तरफ 1 लीटर वायु है। यदि नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 mm² है तो पारा कितनी दूर विस्थापित होगा यदि गोले का ताप 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, जबकि दूसरे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जाए। तो देखो बेटा, इनिशियल कंडीशन क्या है कि प्रारंभ में इसका ताप कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका ताप भी कितना है बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सवाल हल करने से महत्वपूर्ण है सीखना कि कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल के बारे में कैसे सोचा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि बाद में इस साइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है एक साइड का, और दूसरे साइड का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, T2 कह देते हैं। ये कितने से बढ़ा दिया है बेटा, 0.1 से बढ़ा दिया, तो हमने इसको T2 कह दिया। बेसिकली कितना हो जाएगा, 20 + 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड में है बेटा, ये डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये प्रारंभिक कंडीशंस हैं आपकी। आयतन आपको दिया गया है, ठीक है, 1 लीटर है। अब देखो बेटा, इस टाइप के सवाल हो, इस टाइप के सवाल में तो मेन पॉइंट क्या होता है, एक तो ध्यान रखना मोल कंजर्वेशन का ना। मेन पॉइंट कोई भी ऐसा सवाल जिसमें बंद चैम्बर है, मतलब यहाँ की गैस यहाँ बंद है, यहाँ की गैस यहाँ बंद है, अपन इसमें न तो कोई गैस डाल रहे हैं ना कोई गैस निकाल रहे हैं इससे। ठीक है, पूरे चैम्बर में से, पूरे सिस्टम में से, तो जितने मोल पहले थे उतने ही मोल बाद में रहेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम मोल मान लेते हैं n, तो इसमें भी मोल कितने होंगे बेटा, n ही होंगे। सारी चीजें एकदम आइडेंटिकल हैं प्रारंभ में। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो मोल चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज कि दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी किसी सिस्टम में अगर पिस्टन है और वो मूव करने के लिए फ्री है, पिस्टन है और वो चलने के लिए कैसी है बेटा, फ्री है, तो अंतिम अवस्था में दाब दोनों साइड समान होगा। देखो होगा क्या, अभी यहाँ का ताप सेम, यहाँ का ताप सेम, यहाँ के मोल सेम, यहाँ के मोल सेम, यहाँ का आयतन सेम, यहाँ का आयतन सेम, है ना। तो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, अपनी इक्वेशन होती है गैस इक्वेशन, PV = nRT। टेम्परेचर सेम, R सेम, N सेम, आयतन सेम, तो PV कैसा होगा बेटा, सेम होगा इनिशियल कंडीशन में। तो इनिशियली हम इसका दाब P मान लेते हैं, तो इसका भी दाब कितना होगा बेटा, P ही होगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर गर्म कर दिया है, इस साइड अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब यहां पर अपन ने हीट दी, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको धक्का देगा। ये जो मरकरी है, आप मान लीजिए पिस्टन की तरह कार्य कर रहा है, पिस्टन की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा आप समझ लो कि गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, या आप ये मान लो कि प्रेशर बढ़ेगा, जिससे इसको ये इधर धक्का देगा, और ये इधर विस्थापित हो जाएगा। ये पहले मान लीजिए यहां था, अब यहां विस्थापित हो गया, इसका सेंटर पॉइंट यहां आ गया। कितना विस्थापित हो गया बेटा, x। कितना विस्थापित हो गया, x हो गया। ये यहां था, अब ये यहां पर आ गया है। ठीक है,
तो इसके जो वॉल्यूम में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन, वो हम डी वी या डेल्टा वी लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, डी वी लिख दो या डेल्टा वी लिख दो। डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन, वो कितना हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, इसका एरिया इंटू लंबाई कितनी है एक्स, इसका एरिया हम ए मान लेते हैं और लंबाई कितनी है बेटा इसकी एक्स, एक्स से विस्थापित हो गया। आप समझना, ये एक्स विस्थापित हो गया, एक्स विस्थापित हुआ तो आयतन कितना बढ़ गया, इस साइड, ये इधर था, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो यहां वॉल्यूम बढ़ गया होगा, और वॉल्यूम क्या क्या लिखेंगे अपन, एरिया इंटू लंबाई, तो इतना आयतन बढ़ गया। तो इस साइड का जो नया आयतन कितना हुआ, जिसको हम फाइनल आयतन कह रहे हैं, वो हो जाएगा पहले का आयतन, शुरुआत का आयतन वी नॉट कह दो, शुरुआत का ताप चलो टी नॉट कह दो, शुरुआत में दोनों साइड ताप सेम है, दाब पी नॉट कह दो शुरुआत में, और आयतन दोनों का बराबर है वी नॉट, इसका मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आयतन वी नॉट था, अब आयतन कितना हो गया, वी नॉट प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी का मान हमारे पास है। इस साइड का हम अंतिम आयतन देखना चाहें तो इस साइड का अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, पहले आयतन कितना था वी नॉट, अब इस साइड खिसक गया, इस साइड खिसक गया तो आयतन घट गया कितना, ए इंटू एक्स से आयतन घट गया। ठीक है, अंतिम दाब हम मान लेते हैं इधर का कितना है, पी है, और इधर का भी अंतिम दाब कितना है, पी है। अंतिम दाब कितना, पी, इधर भी पी, इधर भी पी। पहले दाब कितना, इधर पी नॉट, इधर पी नॉट था, बरोबर। अब इस साम्यावस्था में ये इधर खिसक के यहां आ गई है, तो दाब पहले से बदल गया होगा, दाब पहले से बदल गया होगा, लेकिन जितना दाब इस साइड होगा उतना ही दाब इस साइड होगा, क्योंकि पिस्टन विराम में है ना। आप ऐसे देख लो कि आप ये अपना पिस्टन मतलब मरकरी है। अगर हमने कहा यहां पर दाब कुछ अलग है P1, यहां पर दाब अलग है P2, तो उसके कारण बल कितना हो जाएगा, P2 इंटू एरिया, इसके कारण बल कितना हो जाएगा, P1 इंटू एरिया। अगर हम कहें ये रेस्ट में, ये इधर खिसक के विराम में आ गई है, मरकरी का कॉलम इधर खिसक के विराम में आ गया, अर्थात ये रेस्ट में, इसको रेस्ट में होने के लिए आगे वाले बल बराबर पीछे वाले बल बराबर होना चाहिए, P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए। ठीक है, P2 इंटू ए एरिया है ना, तो P1 बराबर P2 होना चाहिए। तो अंतिम अवस्था में इधर का दाब बराबर होना चाहिए, इसको अपन ने क्या मान लिया है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। ये फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। ठीक है मास्टर, फाइनल प्रेशर हो गया। अब चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो दूसरी चीज हम यहां पर लिख रहे थे कि अंतिम दाब समान होंगे, अंतिम दाब समान, पहले से बदल जाएंगे लेकिन अंतिम दाब कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले चैम्बर के लिए हम क्या लिखेंगे, P फाइनल इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू N फाइनल इंटू R फाइनल इंटू T फाइनल। ठीक है, तो दाब कितना P बोल रहे हैं अपन, अंतिम दाब कितना बोल रहे हैं, P। अंतिम आयतन पहले वाले चैम्बर का कितना हो गया, V नॉट माइनस एक्स इंटू एरिया। मोल्स बदलेंगे नहीं, पहले n मोल थे तो बाद में भी n मोल ही रहेंगे। R इंटू फाइनल टेम्परेचर T था तो T ही रहेगा, या हमने T नॉट माना था तो T नॉट ही रहेगा, बरोबर ऐसा। चलिए अब दूसरे वाले चैम्बर के लिए अपन लिखते हैं। तो अंतिम दाब कितना है, P, आयतन कितना हो जाएगा, V नॉट प्लस एक्स प्लस ए, है ना। अंतिम आयतन इसका बेटा बढ़ गया है, V नॉट प्लस डेल्टा V का मान कितना है, A इंटू एक्स है, एक्स इंटू ए। अंतिम मोल इतने इंटू आर, और इसका टेम्परेचर बदल गया, T नॉट डैश कह दो, ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर। इस साइड के कंपार्टमेंट का ताप हम बढ़ा रहे थे, ताप बढ़ाने के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। अगर हम यहाँ पर ताप नहीं बढ़ाते ना तो कुछ नहीं होता, सिस्टम जैसा है वैसा ही रहता, लेकिन ताप बढ़ा दिया है इन्होंने। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन भाग कर देते हैं। तो जैसे इनको अपन भाग करेंगे तो NR गया, PP गया बेटा, यहां से हमारे पास बचेगा V नॉट प्लस एक्स इंटू एरिया, नहीं V नॉट माइनस एक्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय V नॉट प्लस एक्स इंटू एरिया इज इक्वल टू T नॉट अपॉन T नॉट डैश। T नॉट का मान कितना है, 293 केल्विन। टेम्परेचर ध्यान देना केल्विन में लेते हैं, बाद में कितना हो जाएगा, 293.1 केल्विन।
0.1 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर दिया है सेंटीग्रेड में, हमें सेंटीग्रेड को किस में बदलना पड़ेगा बेटा, केल्विन में। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। हाँ सर जानते हैं। अब हमारे पास सबके मान है, हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है कि पिस्टन कितना फिक्स हो जाएगा। वी नॉट का मान कितना है सर, वी नॉट का मान है 1 लीटर, 1 लीटर है, इसको अपन लिख लेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन में। एरिया का मान शायद दिया हुआ है 5 mm, 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर कह दो। क्या यूनिट दिए, मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये mm में है, 5 mm बोले तो ये हो जाएगा mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 मीटर। अब v नॉट का मान है, a का मान है, हमारे पास सिर्फ x अज्ञात बचा, इसको सिंप्लीफाई करके हम x का मान निकलवा लेंगे दिन दहाड़े। ठीक है, एक गुणा बुणा कर देना, पहले गुणा कर लेना इनका, पहले इनका गुणा कर लेना फिर सिंप्लीफाई करना, तो आसान हो जाएगा काम। देखो इसका गुणा इससे करें तो 293.1 केल्विन इंटू वी नॉट माइनस 293.1 a इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो 293 वी नॉट प्लस 293 x इंटू ए, एक्स इंटू ए। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये 0.1 वी नॉट बचेगा, 0.1 वी नॉट, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लेना, ये 293.1 प्लस 9 प्लस 293 a इंटू एक्स। अब मान रख देना हमारे पास, इसका भी मान है, इसका भी मान है, हमें मान किसका निकालना है बेटा, मान x का निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर लो, वैसे 607 ऐड कर लेना यार, है ना, ऐड करना आपको आता है। ये 0.1 आ जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 3 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, है ना, इतना डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, ये आपका x का मान यहां से निकल आएगा। x का मान कितना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर में आ रहा है, आ जाएगा सेंटीमीटर में, इसकी घात इतनी है, इसकी घात -6 है, आएगा 5 × 10⁻⁻6। वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है ये बताओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए जल्दी से भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई एक बार, जल्दी जल्दी पल्ली, बी ऑल आर गेटिंग लेट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अपन आगे बढ़ता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन तो आसान होते हैं, अपन और भी करेंगे अभी। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने हीट में आपको करा दिए हैं, किसमें करवा दिए थे, हीट में। एक ये सवाल देखो, 19 का सवाल है, यदि 1 मोल एक परमाणु गैस पर किया गया कार्य पीवी आरेख बराबर इतने के साथ दर्शाया गया है तो सही मिलान कीजिए। ठीक है, हमारे पास 1 मोल एक परमाणविक गैस है, 1 मोल एक परमाणविक गैस है, आदर्श गैस है, पीवी बराबर पी नॉट वी नॉट बराबर 1/3 RT नॉट के साथ चित्र में दर्शाया गया है, तो सही मिलान कीजिए। सही मिलान किसका, ये क्या है, ये हमको लगता अधूरा है क्या, Q क्या है, P क्या है, पहले का Q दूसरे का
और बेटा इसमें ना शायद कुछ अधूरा चीज है। जाने दो, मैं इसको ना कल करेक्ट करके ले आऊंगा। अब ये 1 2 3 है क्या, ये तो दिया ही नहीं है। एक आध स्लाइड बेटा मिस है इसमें, है ना, ऑप्शंस की। आगे देखेंगे अपन, कल चटका देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल को देखिए, आदर्श गैस का मिश्रण जिसमें 5 मोल एक परमाणविक गैस 1 मोल दृढ़ द्विपरमाणविक गैस है, प्रारंभ में दाब पी नॉट, आयतन वी नॉट है, तापमान टी नॉट है। यदि गैस मिश्रण को रुद्धोष रूप से आयतन वी नॉट बाय 4 तक संपीड़ित किया जाता है तो सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। तो संपीड़न के बाद गैस के मिश्रण का अंतिम दाब 9 पी नॉट और 10 पी नॉट के बीच रहता है। संपीड़न के पास मिश्रण की औसत ऊर्जा इतनी है, प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य इतना है, गैस का गामा इतना है, गैस का गामा इतना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन गामा को ही उठाते हैं। किसको उठाते हैं, गामा को। तो 5 मोल एक परमाणविक गैस है और 1 मोल दृढ़ द्विपरमाणविक गैस है। दृढ़ है मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है आपको, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है। तो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं, हम गामा सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग गामा। तो गामा कैसे निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू कितना होता है, सीपी अपॉन सी भी होता है। हाँ मास्टर, तो गामा मिक्सचर अपन क्या लिख लेंगे, गामा मिक्सचर हो जाएगा सीपी ऑफ द मिक्सचर अपॉन सीवी ऑफ द मिक्सचर, सीवी ऑफ द मिक्सचर, बरोबर ऐसा। तो सीपी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ द मिक्सचर अपन लिखेंगे N1। सीपी बराबर क्या होता है, पहले सीवी और सीपी दोनों के मान लिखते हैं अपन। सीवी ऑफ द मिक्सचर बेटा अपन लिखते हैं, मैं यही लिख देता हूं, सीवी ऑफ द मिक्सचर ये होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। और सीपी ऑफ द मिक्सचर अपन कैसे लिखेंगे, सीपी ऑफ द मिक्सचर लिखा जाएगा, चलो पहले इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीवी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 पहले के 5 मोल और CV का मान क्या होता है FR/2, ठीक है। तो मोल कितने हैं 5, F कितना 3R/2, ठीक है, प्लस अगले के मोल 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इंटू R/2। सर ये क्या कर रहे हैं, हमने कहा सोचो क्या कर रहे हैं, मोल कितने 5 + 1 6। देखो CV बराबर क्या होता है FR/2, ठीक है। तो CV1 कितना हो गया, हम कहेंगे F1R/2 और CV2 क्या हो जाएगा, CV2 हो जाएगा बेटा F2R/2। अब इसका मान कितना है, F का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा ये कौन सी गैस है बेटा, एक परमाणविक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3R/2। दूसरी कौन सी द्विपरमाणविक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 5R/2। अब ये CV हो गया, अगर हम CP निकालना चाहें तो CP1 इज इक्वल टू CP क्या हो जाएगा CV1 प्लस R। CP बराबर होता है CV प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा 5R/2 आ जाएगा। यहां से हम निकालें CP2 तो ये कितना आ जाएगा 5R/2 प्लस R, तो ये कितना आएगा 7R/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। तो मैंने यहां पर मान सही लिखे ना 3R/2 5R/2, यस 3R/2 5R/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 × 15 5 20, 5 × 5 15 20, या आप ऐसे लिख लो ये कितना हो गया 10 आ जाएगा। 10R/6 बोले तो 5R/3, 5R/3। ये
V का मान आया। अब Cp का मान, किसका मान? Cp ऑफ द मिक्सचर। तो Cp ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो Cp ऑफ द मिक्सचर कितना आ गया? ये आज मोल कितने 5 और ये 5R/2 5R/2 प्लस मोल कितने 1 और ये कितना 7R/2। एम आई राइट? मोल टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो वास्तव में ये जोड़ के 25 और 7 32 16R/6 16R/6। तो ये कितना बचा? 8R/3 8R/3। ठीक है। अब गामा ऑफ द मिक्सचर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। गामा ऑफ द मिक्सचर कितना आ जाएगा बेटा? अंततः इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8R/3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 5R/3। यो गया, R से R गया, 8/5। आप भाग दे दो, ये 1.6 आ जाना चाहिए। 1.6 बिल्कुल सही बात है। भाग दोगे तो 16 × 85 होता है, इसका मान आएगा 1.6। कितना आएगा बेटा? 1.6। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहां पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, देखिए अपन ऐसे भी लिखते हैं कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 + 2/f 1 + 2/f। अगर हम f कैलकुलेट करना चाहें ऐसे f ऑफ मिक्सचर तो अपन क्या कैसे लिखते हैं? N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस F2 N2। तो f ऑफ मिक्सचर कितना आ गया? ऐसे ही कैलकुलेट करना है। कितना है? n कितना है बेटा? 5, f कितना है? 3 प्लस n कितना है? 1, f कितना है? 5 डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आ गया? 3 × 5 = 15 और 6 3 × 5 = 15 5 3 × 5 = 15 और 5 20 20/6 10/3 आ गया। ये कितना आया? 10/3। हम गामा का मान निकालना चाहें तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 10/3 10/3। तो गामा का मान यहां से कितना आ रहा है? मैं कुछ चेक कर रहा हूं। 1 + 3 दूनी 6 3 3/5 3/5। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? 8/5 8/5। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 8/5 का मान कितना आ गया? 1.6। ये भी आंसर हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑल्दो ये ज्यादा आसान है कि अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि गामा किसका? मिक्सचर का। ये अपन जानते हैं ना, गामा बराबर इतना होता है। तो यहां से ही बेटा अगर हम ऐसे लिखें ना, गामा किसका? मिक्सचर का, इज इक्वल टू 1 + 2/f ले लो किसका? मिक्सचर का। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बेटा? मिक्सचर की। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा किसकी उठा लीजिए? मिक्सचर की उठा लीजिए। कौन दिक्कत बा? चलिए तो अब आपको गामा मिल गया है मिक्सचर का। ठीक है। यदि गैस के मिश्रण को रुद्धोष्म रूप से एक आयतन V0/4 से संपीड़ित किया जाता है। ठीक है। तो देखो, अब अपन ये भी निकाल सकते हैं इसका मान। ये अंतिम आयतन दिया है। देखो अपन क्या लिखेंगे? इनिशियल इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपन। इनिशियल प्रारंभिक क्या क्या जानकारी है, फिर अपन फाइनल लिखेंगे और देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनिशियल में दाब हम मान लेते हैं P इनिशियल कितना दिया है सर? P0। V इनिशियल कितना दिया है? V इनिशियल दिया है सर V0 और T इनिशियल शायद T0 दिया है। कितना दिया है? T0 दिया है। T इनिशियल कितना दिया है बेटा? T0 दिया हुआ है ना? P0 V0 T0। फाइनल आपको आयतन दे दिया है। तो V फाइनल कितना दिया है आपको? V0/4 V0/4। ठीक है। रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जा रहा है। रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जा रहा है। अब P फाइनल कितना सर? हमें पता नहीं है। क्या हम निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? T फाइनल कैसे बिल्कुल निकाल सकते हैं। P फाइनल कैसे निकालोगे? तो उनका P फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे? जल्दी बताओ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जा रहा है। रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जा रहा है। ठीक है। हमें इन मानों की जरूरत पड़ेगी। जैसे 2 की घात 1.2 इसका मान कितना है? तो यहां पर लिखा हुआ है। 2 की घात 3.2 इसका मान कितना है? ये सब मान लिखे हुए हैं।
सब मान अपने पास लिखे हुए हैं। जैसे चलो हम पी फाइनल की बात करें कि पी फाइनल कैसे निकाला जाए, पी फाइनल कैसे निकाला जाए, तो हम ऐसे लिख सकते पी इनिशियल वी इनिशियल का पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल का पावर गामा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक पी इनिशियल पी फाइनल डिवाइडेड बाय वी फाइनल वी इनिशियल इसकी पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। पी इनिशियल कितना है पी नॉट, पी फाइनल हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। वी फाइनल कितना है वी नॉट बाय 4 है, वी इनिशियल कितना है वी नॉट है, इसकी पावर गामा, गामा की वैल्यू हमने निकाली, इट इज 1.6। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो 1.6 ही रहने दो, 1.6 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो पी नॉट अपॉन पी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2 की घात -2, 1/4 है, 1/4 को हम 2 की घात -2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की घात -2, ऐसा बना रहने दें 3.2। ठीक है, माइनस से आप परेशान, चलो अगर माइनस की कुछ परेशानी हो तो इसको ऐसे लिख लो 1/2 इसकी घात 2 और इसकी होल घात कितनी है 1.6 है, 1.6 है। तो P नॉट अपॉन P फाइनल, P नॉट अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू 1/2, इसकी घात कितना हो गया बेटा 3.2, 3.2। और यहां से आप देखो तो P नॉट अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू 1/2.32, 2.32। तो P फाइनल का मान कितना आ गया, P फाइनल का मान आ गया P नॉट इंटू 2 की पावर 3.2। मैंने आपको बोला कि एडवांस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो पहले तो उल्टी सीधी कैलकुलेशन देंगे नहीं, अगर दे भी देंगे तो फिर कुछ रास्ता देंगे उनको सॉल्व करने का। जैसे यहां पर रास्ता दे दिया कि सीधे सीधे 3.2, 2 की पावर 3.2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.2, 9.2 P नॉट, ऐसे निकाल दिया। ऐसे ही बेटा ये प्रेशर के लिए हो गया। अब टेम्परेचर के लिए लिख लो। टेम्परेचर के लिए अपन क्या रिलेशन जानते हैं, जैसे पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस सर। अब पी की जगह अपन क्या लिखते हैं एन आर टी वाई वी लिख देते हैं। वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो T इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से आप ऐसे लिख देंगे T इनिशियल V इनिशियल इसकी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T फाइनल V फाइनल इसकी पावर गामा -1। तो T इनिशियल अपॉन T फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन V इनिशियल, इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर कितनी होगी बेटा गामा -1। गामा का मान हमारे पास है, यहां से आप टी फाइनल भी निकाल सकते हैं, टी फाइनल भी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी फाइनल कितने, टी फाइनल कितना हुआ। ठीक है, चलिए अब औसत गतिज ऊर्जा, जो औसत गतिज ऊर्जा होती है बेटा ये आंतरिक ऊर्जा की बराबर होती है। औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो वही, देखो स्थितिज ऊर्जा तो होती नहीं है, ऐसे औसत गतिज ऊर्जा लिखा है तो परेशान मत होना कि सर ये औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। अपन क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी टोटल, वो अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आदर्श गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, आदर्श गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0। तो जो गतिज ऊर्जा है वही आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो वैसा है। और आंतरिक ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं, आंतरिक ऊर्जा कितना होता है, U इज इक्वल टू एन संपीड़न के बाद एन सी वी इंटू टी, टी फाइनल, टी फाइनल लोगे है ना। संपीड़न के बाद अंतिम अवस्था में गैस की ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। सी भी आपको पता है, सी भी ऑफ द मिक्सचर आप निकाल चुके हैं।
संपीड़न के बाद मिश्रण का अंतिम दाब इसके बीच में है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपना इम्फेक्ट कितना आया है, वैल्यू भी अपन ने निकाल लिया है, 9.2 पी नॉट आई है, ये लिखिए 9.2 पी नॉट। तो ये 9 और 10 के बीच में ही है भैया। कार्य निकाल लेना, ठीक है, कार्य का मान भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वही कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। वैसे अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू कितना होगा, 0 होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्य का जो परिमाण है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के परिमाण के बराबर होगा। वैसे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन परिमाण की बात की जा रही है। चिन्ह से यहां कोई लेना देना है ही नहीं, चिन्ह से यहां कोई लेना देना हता ही ना है, बरोबर। तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखें वर्क डन। वैसे रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क डन हम ज्ञात करें, वर्क डन, तो वर्क डन कितना होता है सर, वर्क डन अपन लिख लेते हैं W इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। अच्छा टी के पदों में पूछ रहे हैं ना ये, अच्छा टी के पदों में तो टी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टी फाइनल आप यहां से निकाल लेना, टी के पदों में पूछ रहे हैं। चलो अपन देख लेंगे, देख लेंगे, ऐसे ही देख लेते हैं। वर्क डन हम यही लिख रहे थे ना बेटा, वर्क डन, हाँ। तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। P फाइनल कितना, 9.2 P नॉट है। V फाइनल कितना है, V फाइनल कितना है, V नॉट बाय 4 है, माइनस P इनिशियल कितना है, P नॉट है, V इनिशियल कितना है बेटा, V नॉट है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 माइनस, अय्यो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब वर्क नेगेटिव होना चाहिए। तो ये गामा -1 कर लो भाई, भले ये गामा -1। अगर आपको 1 माइनस गामा लिखना है तो ऊपर ही बदलना पड़ेगा, मतलब ये वर्क डन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये वर्क डन का। वर्क डन बाय गैस नेगेटिव ही आएगा भाई, है ना। ये 1 माइनस गामा ये होता है, 1 माइनस गामा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको तो मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। P फाइनल V फाइनल, गैस का वॉल्यूम घटा है, यस सही है, गैस का वॉल्यूम घटा है। गैस का मतलब सूत्र आपको याद है, ठीक है, मुझे मतलब सूत्र आपको याद होना चाहिए कि ये सूत्र होता है। मैं कई बार सूत्र को भूल जाता हूं कि 1 माइनस गामा है कि माइनस गामा -1 है, तो फिर हम लॉजिक लगा लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव। हमने कहा वॉल्यूम घट रहा है, V नॉट से V/4 हो गया, V नॉट से V नॉट/4 हो गया। ओ माय गॉड मास्टर, वॉल्यूम घट गया। हमने कहा ओ माय, वॉल्यूम घट गया तो वर्क कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो नीचे की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तभी वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको हम घटाएं तो 41 4.1, अब एक घटा लेना, ठीक है। ये 9.2 डिवाइडेड बाय 4 -1 इंटू P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट V नॉट डिवाइड बाय 0.6, 0.6, 0.6, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्क का ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू आप पुट कर लेना। आंसर टी के पदों में है तो टी के पदों में भी बेटा अपन आंसर लिख लेते हैं। लिख लेते हो ना टी के पदों में आंसर, यस सर लिख लेते हैं, है ना। P नॉट V नॉट की जगह अपन लिख देंगे nRT नॉट, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं। चलिए
चलो मैं कुछ क्वेश्चंस, ये तो बहुत कुछ आसान आसान सवाल है, मैंने आपको पहले भी ऐसे होमवर्क में दे दिए थे हीट वाले लेक्चर में, है ना। जैसे ये सवाल मैंने करवा ही दिए थे आपको पहले। अब देखो हमें कुछ और बढ़िया सवाल करवाने थे। जैसे ये सवाल है कि घनत्व रो इज इक्वल टू इतना कि एक आदर्श गैस एच ऊंचाई की एक चिमनी में अल्फा बराबर इतने की दर से इसके निचले सिरे से प्रवेश करती है तथा चित्रानुसार ऊपरी सिरे से पलायित हो जाती है। निचले सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, ऊपरी सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है। निचले सिरे पर गैस का दाब और ताप क्रमशः इतने इतने हैं, ऊपरी सिरे पर इसका ताप इतना है। चिमनी ऊष्मा रुद्र है, मतलब ऊष्मा रोधी है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक चिमनी कैसी है, ऊष्मा रोधी। न तो इसमें बाहर से ऊष्मा आ रही है ना अंदर से ऊष्मा बाहर जा रही है, ऊष्मा रोधी है चिमनी। एक सेकंड बेटा, पानी पी लिया जाए एकदम झमाझम। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो भिंड को लौट जाओगे। कहाँ थे अपन? चिमनी है, ऊष्मा रोधी है ताकि गैस रुद्धोष्म में प्रसार से गुजर सके। जी का मान इतना लें, गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है, गामा बराबर 2 है। वायुमंडलीय दाब को नगण्य माने। वायुमंडलीय दाब भी नेग्लेक्ट कर दिया भाई साहब इन लोगों ने। चिमनी कहाँ है? चिमनी ये रही, ठीक है। निचले सिरे पर आप लिख लो प्रेशर कितना बोला गया है, टेम्परेचर कितना बोला गया है। ये मैं P1 लिख लेता हूं, है ना, आसान रहेगा अपना काम लिख लेंगे तो। 600 300 600 300 600 पास्कल, टेम्परेचर T1 300 केल्विन। वॉल्यूम की कोई चर्चा ना है। P2 हमें पता नहीं है, T2 की वैल्यू हमारे पास है 150 केल्विन, 150 केल्विन ही है, मैं चेक कराता हूं। यस, T2 की वैल्यू 150। एरिया दी, अरे हे। निचले सिरे का क्षेत्रफल, जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा शायद ये निचले सिरे का क्षेत्रफल ये 0.1 है, 0.1 है ना। A1 इक्वल टू 0.1 लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ नहीं है। यहाँ का जो एरिया है बेटा वो 0.1 मीटर स्क्वायर था और यहाँ का एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर। PYQ है, मतलब हर लेक्चर में ये सवाल कराने होते इसलिए पता होता है। एक बार तब भी मेरे पास PPT होगी तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू 0.1 ही है, नहीं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ गड़बड़, गुड़ गोबर है क्या PPT? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी। बेटा 1 मिनट, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कौन बात नहीं, अपन बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चेक करवा दूंगा। नहीं दिख रही है, जाने दो। 0.1 लेके सॉल्व कर देंगे, वैल्यू कुछ और होगी तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा बबुआ। कॉन्सेप्ट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। वैसे जहां तक मुझे याद है 0.1 ही है। चलो अच्छा, गैस जा रही नीचे से ऊपर, और क्या दिया हुआ है?
निचले सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, गैस का घनत्व इतना दिया है, इतने घनत्व की एक आदर्श गैस H ऊंचाई की चिमनी में, आदर्श गैस है भैया ये, क्या है ये, क्या है ये, आदर्श गैस, थर्मोडायनेमिक्स। अल्फा बराबर इतना दिया है। ये अल्फा बेसिकली क्या है कि गैस किस दर से प्रवेश कर रही है, dm/dt, गैस के प्रवाह की दर दी गई है, गैस के प्रवाह की दर। ठीक है, ध्यान देना ये आदर्श गैस का सवाल है, आदर्श गैस। चलिए शुरू करते हैं। तो पूछा क्या क्या गया है आपसे, पहले सवाल में पूछा है चिमनी के ऊपरी सिरे का दाब, यहां पर दाब पूछा है। तो देखो यहां से यहां गैस जा रही, एडियाबैटिक प्रोसेस है, गैस यहां से यहां जा रही, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। अरे वाह, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो अपन क्या लिखेंगे, P1 V नहीं, P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर गामा। सारी चीजें बहुत आसान है। P इनिशियल तो हर वैल्यू कितना है, ये 600 है। P फाइनल तो हर वैल्यू कितना हमको पता नहीं है, हमको जो ये 6, इधर V फाइनल चला जाएगा, V फाइनल V नहीं पता है तो हम इसको बदलेंगे। ठीक है, इसको हमें V पता नहीं है तो हम P तो हमें पता है, तो P इनिशियल, और आप ऐसे देख लो इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये P, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V की जगह nRT/V, nRT/V की जगह nRT/P, इसका पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इनिशियल, गामा की वैल्यू 2 है तो P इनिशियल इसकी पावर 1 माइनस 2 और T इनिशियल इसकी पावर 2, गामा की वैल्यू हमारे पास है, इज इक्वल टू P फाइनल, इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 और T फाइनल इसकी वैल्यू 2 कर दो। गामा की वैल्यू बेटा सवाल में 2 दी गई है, तो बेसिकली ये आया P इनिशियल इसकी पावर -1, T इनिशियल इसकी पावर 2, और ये P फाइनल हमें पता नहीं है, इसकी पावर -1, T फाइनल इसकी पावर 2। अब क्या करें, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये P इनिशियल अपॉन P फाइनल, P इनिशियल अपॉन P फाइनल इसकी पावर हो जाएगी -1, और इधर कितना हो जाएगा, T फाइनल अपॉन T इनिशियल इसकी पावर 2 हो गई बेटा। P इनिशियल इसको चाहो तो पलट दो, ये पावर -1 है तो इसको पलट दो, P फाइनल का मान हमारे पास है नहीं, P इनिशियल का वैल्यू कितना है 600, इसको पलट दिया तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू T फाइनल 150 है, इसकी वैल्यू कितनी है 600 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो P फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 से हम यहां गुणा करेंगे और ये गया कितना 1/4, 1/4, 0 से 0 गया 15 चौक 60, 1/4 का वर्ग 1/16, 1/16। ठीक है, ये तो बहुत बुरा आ रहा है, हम कुछ ब्लंडर तो नहीं किए, अब जो आ रहा है सो आ रहा है। तो दाब इतना नहीं है भाई साहब, दाब इतना नहीं है, तो है कितना दाब बेटा, मैंने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की क्या, P2 निकालना, गामा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू क्या है बेटा 2, 2, T की पावर गामा ही बचेगा, इसकी पावर गामा -1, इतना बुरा वैल्यू आएगा का, ऐसे तो परेशान हो जाएगा भाई। P इनिशियल की पावर -1, ये इधर आ गया, इसकी होल पावर -1, T फाइनल अपॉन T इनिशियल इसका होल स्क्वायर, इसको पलट दिया P फाइनल, 150, 0 से 0 गया 15 चौको 60, 15 चौको 60 का वर्ग 1/4, 1/4 का वर्ग 1/16,
1/16। देखना बेटा ये वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मुझे लगता थोड़ी अच्छा सा मान आना चाहिए था। मान कैसा आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा। 100, अच्छा 300 केल्विन है, वही मैं कह रहा हूँ भैया। टेम्परेचर ना 300 है, 300, इसलिए तो अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है 300। तो यहाँ 300, 300 होगा तो कौन सा अच्छा वैल्यू आ रहा है। अच्छा, अरे गधे, ओ अमित गधे, ये 600 ही है इसका वैल्यू। 150 टी फाइनल और टी इनिशियल है 300, इसका स्क्वायर, ये 600 ही है, तो 1/4, तो ये कितना आ गया 15। तो पी फाइनल कितना आया 150 पास्कल। पी फाइनल बेटा 150 पास्कल आ रहा है। ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया। चिमनी के निचले सिरे पर गैस का ऊपरी सिरे पर, चिमनी के निचले सिरे पर गैस का ऊपरी सिरे पर, अरे यार, इस क्वेश्चन में ना मुझे वो मार्क कर लेता हूं कि इसमें करेक्शन करवाना है, सी करेक्शन, करेक्शन करवाना है ना। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने के लिए लिख रहा हूं, अब अपनी सुविधा के लिए कि मुझे इसमें करेक्शन करवाने हैं। देखो ये सवाल ये कहता है चिमनी के निचले सिरे पर गैस का वेग कितना है तथा ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर गैस का वेग, गैस का वेग 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा देखिए, गैस यहां से यहां जा रही है। देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि वेग कितना है 40, यहां पर हमने वेग मान लिया कितना है बेटा v1, और यहां पर हमने गैस का वेग मान लिया कितना v2 है। सततता का समीकरण मत लगा देना बेटा। यहां पर वेग हमने कितना माना है v1, यहां पर वेग हमने कितना माना है v2। इधर से गैस घुस रही है, इधर से गैस बाहर आ रही है। ठीक है। अब देखो यहां से जब गैस यहां जा रही है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है, दाब बदल रहा है, ताप बदल रहा है। क्या घनत्व भी बदलेगा? क्या घनत्व भी बदलेगा? ठीक है। अपन देखते हैं, पहले तो आपको यह दिया गया कि इस सिरे पर, निचले वाले सिरे पर, ठीक है, हम किस ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। हमें दिया गया निचले सिरे पर, निचले सिरे पर द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर अल्फा दी गई है। क्या दी गई है? अल्फा बराबर हमें 0.8 दिया है। निचले सिरे पर द्रव्यमान प्रवाह की दर अल्फा बराबर हमें कितना दिया है बेटा? 0.8 दिया है। ठीक है मास्टर। अब अल्फा को अपन क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रवाह की दर है तो dm/dt, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू कितना 0.8 है। dm/dt को अपन क्या लिखेंगे? ये हो गया रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू कैपिटल वी, d/dt, d/dt ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.8। ठीक है। तो निचले सिरे पर हम इसको लिखेंगे रो, और वॉल्यूम को लिख लेंगे एरिया, एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लंबाई बटे dt, बटे dt। ये आप ऐसे समझ लो कि आयतन, देखो वैसे तो चलो मैं बता ही देता हूं यहां से, इज इक्वल टू कितना 0.8, तो यहां से आप इधर जाएंगे तो रो एरिया और dl/dt, dl/dt इज इक्वल टू कितना 0.8। अब dl/dt को अपन क्या लिख देंगे? वेलोसिटी। क्या लिख देंगे बेटा? वेलोसिटी। ठीक है। तो ये हो गया रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.8, और ये निचले सिरे की बात हो रही तो घनत्व ρ1, एरिया A1, आयतन V1 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है। इसे कौन फोन कर रहा है? एक सेकंड। हेलो, हाँ
ओके ओके, ठीक है ठीक है, करने दो पागलपन। अच्छा, मैं ये कह रहा था जैसे अपन आयतन प्रवाह की दर लिखते हैं ना, इसको डायरेक्ट अगर लिखना हो आपको डायरेक्ट, तो आयतन प्रवाह की दर कितना हो गया, A1V1 या A इंटू V। A इंटू V अपन क्या कहते हैं, आयतन प्रवाह की दर। आयतन प्रवाह की दर क्या कहते हैं, A इंटू V, जिसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कह देते हैं, है ना, जो सततता के समीकरण में आता है कि आयतन प्रवाह की दर। अब हमें द्रव्यमान प्रवाह की दर निकालना है, तो आयतन प्रवाह की दर गुणा रो, रो इंटू आयतन प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर हो गया, ठीक है ऐसे। तो यहां से बेटा हमें वैल्यू मिल चुकी है, रो1 A1 V1 इज इक्वल टू 0.8। रो1 का मान आपको शायद 0.2 दिया है, कितना इतना ही दिया है क्या, 0.2 दिया है ना, यहां पर गैस का दाब, और एरिया 0.1, ठीक है। यहां पर आपको घनत्व दिया गया रो1 इज इक्वल टू 0.2, 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। अब गैस नीचे से ऊपर जा रही तो बेटा घनत्व भी बदलेगा। आपको पता ही है कि जैसे अपन वायुमंडल में अभी जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो घनत्व बदलता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि हवा नीचे से बह के ऊपर जा रही चिमनी से, तो घनत्व बदल रहा होगा, ठीक है। घनत्व नियत तो बोला ही नहीं गया है। तो अच्छा, ये A1 है यार, रो1 A1 V1 इज इक्वल टू 0.8। तो A1 तो हेरा मान कितना है 0.1, V1 का मान हमें पता नहीं है, V1 का मान पता नहीं है, इक्वल टू 0.8। तो इससे गया कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाय 0.1, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड V1 की वैल्यू मिल गई है। तो अपन ये कह सकते हैं इसका आधा पार्ट तो सही है, आधा पार्ट सही है। अब गैस के ऊपरी सिरे पर वेग निकालना है, गैस के ऊपरी सिरे पर वेग। तो गैस के ऊपरी, चिमनी के ऊपरी सिरे पर वेग, है ना, चिमनी के ऊपरी सिरे पर वेग, चिमनी के ऊपरी सिरे पर वेग, ठीक है। तो देखो बेटा, जितना जिस दर से द्रव्यमान निचले सिरे से प्रवेश करेगा उतनी उसी दर से ऊपरी सिरे से बेटा बाहर आएगा। तो अब देखो, हम बात करें चिमनी के ऊपरी सिरे पर, ठीक है। तो चिमनी के ऊपरी सिरे पर द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर। तो निचले सिरे से द्रव्यमान किस दर से जा रहा है, अल्फा से। द्रव्यमान बढ़ थोड़ी ना जाएगा बेटा, जिस दर से द्रव्यमान ऊपर जा रहा है उसी, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब जिस दर से द्रव्यमान नीचे से ऊपर जा रहा है उसी दर से बाहर निकलेगा। अंदर तो कोई द्रव्यमान बन नहीं रहा है, इसमें अंदर कोई द्रव्यमान बन नहीं रहा है। जिस दर से द्रव्यमान यहां जा रहा है उसी दर से द्रव्यमान बाहर आएगा, उसी दर से द्रव्यमान बाहर आएगा। सततता का समीकरण, हमने कहा सततता का समीकरण नहीं, यहां पर रो नियत नहीं है। सततता का समीकरण हम जब लगाते हैं तो घनत्व नियत होता है बेटा, उसमें क्या होते हैं बेटा, घनत्व नियत रहता है। यहां पर घनत्व नियत नहीं है, घनत्व बदलेगा, है ना, घनत्व बेटा बदलेगा। तो द्रव्यमान प्रवाह की दर हम ऐसे लिख देते हैं, रो2 इंटू एरिया कितना V2, वेग कितना V2 इज इक्वल टू अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.8। अब हमारे पास रो2 का मान नहीं है, रो2 का मान नहीं है, तो हम रो2 का मान कहीं से निकालें, आओ कोशिश करते हैं। तो अपन ऐसे लिखते हैं बेटा कि Pm इज इक्वल टू रो आर टी होता है। हाँ सर, Pm इक्वल टू रो आर टी होता है। M मोलर द्रव्यमान नियत, R नियत, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि P समानुपाती रो इंटू टी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P1, या ऐसे ही लिख लो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू रो1 T1 अपॉन रो2 T2। P1 का मान कितना था, शायद 600 था। P2 का मान कितना है,
हमने 150 निकाला है, इज इक्वल टू रो 1 का मान, चलो अपन देखेंगे रो 1 अपॉन रो 2, T1 का मान कितना था 300 था, T2 का मान हमने निकाला है 150, नहीं T इसका भी मान दिया गया है 150। अब हम काटा कूटा मचाएंगे भाई साहब, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, कितना आया 2 आया, कितना आया 2। तो यहां से रो 2 का मान कितना आ गया, रो 2 का मान आ गया रो 1 डिवाइड बाय 2, इसका मान कितना है 0.2, 0.2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.1, 0.1। ठीक है, आदर्श गैस है बेटा, यहां पर आदर्श गैस है ना, तो आदर्श गैस का हमने समीकरण लगा दिया, काकी रहे आदर्श गैस का समीकरण लगा दिए, रो 2 की वैल्यू मिल गई। अब रो 2 की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, कितनी आई है भाई साहब 0.1, एरिया कितना है 0.4 इंटू V2 इज इक्वल टू 0.8, 0.8। तो फिर इससे हमने ये काट दिया, कितना आया 2, कितना आया 2, तो V2 की वैल्यू कितनी आई है, V2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 डिवाइडेड बाय 0.1, दशमलव हटाएंगे तो ये बेसिकली कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, ये कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या ऐसा ही बोल रहे हैं इस ऑप्शन में? हाँ, हमको ये सवाल करवाना ही था, हमको ये सवाल बेटा करवाना ही था, इसी तो हम लेके आए हैं। अब देखो, गैस ऊपरी सिरे पर गैस का घनत्व 0.05, गलत बात, गलत बात, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ये घनत्व कितना आया है ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर बेटा घनत्व कितना आया है 0.1 आया है, 0.1 आया है। ओके, इस समीकरण से गैस का घनत्व हमने निकाल लिया, Pm इक्वल टू रो RT। चलिए सर वॉल्यूम वाला क्यों नहीं लगा, हमने कहा वॉल्यूम की सवाल में कोई चर्चा ही नहीं है, वो तो एक साइड से गैस घुस रही है, दूसरी साइड से निकल रही है, एक साइड से गैस घुस रही है, दूसरी साइड से निकल रही है, और हम कहां पर बात कर रहे हैं, घुसने वाली जगह पर और निकलने वाली जगह पर। घुसने वाली जगह पर बात कर रहे हैं कि घनत्व कितना है, वेग कितना है, दाब कितना है, और निकलने वाली जगह पर बात कर रहे हैं कि घनत्व कितना, वेग कितना, दाब कितना। ठीक है, अब चिमनी की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, चिमनी की ऊंचाई। तो देखो ये आदर्श गैस जा रही है, मतलब एक गैस जा रही है यहां से, तो ऊर्जा संरक्षण कराएं हम नीचे से ऊपर तक। ऊर्जा संरक्षण मतलब वही वर्क एनर्जी, महाप्रमेय लगा लो, महाप्रमेय कि गैस नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहां का दाब ज्यादा है, यहां का दाब कम है, यहां का दाब ज्यादा है, यहां का दाब कम है, यहां का दाब धक्का दे रही है इसको कि ऊपर जाओ तुम, यहां का दाब धक्का दे रही है कि ऊपर जाओ तुम। तो गैस पर कार्य कर रहा है, गैस पर कार्य हो रहा है, गैस पर कार्य हो रहा है। ठीक है, गैस पर है ना, गैस गैस जा रही है। अब मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, अब कोई मुझे धक्का देगा तभी तो मैं यहां से यहां जाऊंगा। अब ये मान लो कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, जैसे मेरे पास तो पैर हैं, आप ये कह सकते हैं आप तो खुद भी चल के जा सकते हो मास्टर, तुम्हारे पास तो पैर हैं। ये आदमी यहां पर खड़ा होता तो आदमी खुद भी चल के जा सकता था, लेकिन ये गैस है, गैस है, गैस के पास पैर नहीं है, गैस के अणुओं के पास पैर नहीं है, गैस के अणुओं का जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है, लेकिन फिर भी गैस यहां से यहां जा रही है, इसका मतलब कोई धक्का दे रहा है, तो यहां दाब ज्यादा, यहां दाब कम, यहां से गैस पर कोई धक्का दे रहा है, इसलिए गैस यहां से यहां जा रही है, तो गैस पर कार्य किया जा रहा है, तभी गैस चल रही है, तभी गैस चल रही है। तो अब एक महत्वपूर्ण चीज है ना, कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड वाला ऑप्शन है। हम महाप्रमेय की बात करेंगे, महाथ्योरम, महाथ्योरम, महाथ्योरम में अपन बात क्या करते हैं, अपन बात क्या करते हैं कि वर्क डन बाय रिमेनिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिमेनिंग फोर्स याद आ रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। सर आप तो कहते थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हम कहा सही बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो आप इसको।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी बेटा दो होंगी यहां पर, ये इसीलिए अच्छा सवाल, दो काइनेटिक एनर्जी। एक तो गैस के प्रवाह के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी बेटा, दो। कौन कौन सी? एक गैस के प्रवाह के कारण, गैस के प्रवाह के कारण, दूसरी गैस की आंतरिक ऊर्जा के कारण, गैस की आंतरिक ऊर्जा के कारण, गैस की आंतरिक ऊर्जा के कारण। सर बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। हमने कहा देखो, मान लीजिए ये गैस के अणु हैं, किसी पात्र में बंद है, ये द्रव्यमानहीन पात्र है, द्रव्यमानहीन पात्र है, सुने ना, और गैस के अणु यहां पर रखे हुए हैं, पात्र ब्राह्म है, पात्र ब्राह्म है, पात्र किस अवस्था में? ब्राह्म में पात्र रखा हुआ है। क्या इन गैस के अणुओं के पास एनर्जी होगी? आप कहेंगे हाँ इनके पास एनर्जी होगी, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। वो कितनी होगी? एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी या एनएफआर डेल्टा टी बाई 2। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम कहें ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सही कह रहा है अमित, तुम बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बरोबर। फिर हम आपसे कहें कि मान लीजिए अब हम इसको चला भी दें, इन गैस के अणुओं को चला भी दें, इस कंटेनर को चला दें। जब ये नहीं चल रहा है, जब ये ब्राह्म में रखा है, तब भी इनके पास एनर्जी है, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा बेसिकली किसके कारण होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है बेसिकली, ये जो गैस के अणु है ना, वो ब्राह्म में नहीं होते हैं, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। गैस के अणु, पात्र बंद है, पात्र ब्राह्म में है, लेकिन ये गैस के अणु भन भना रहे हैं, भन भनाते रहते हैं, तो इनकी औसत चाल होती है, जिसके कारण इनके पास औसत गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगर हम इसके लिए लिखें ना, तो जैसे जो गैस के अणु हैं, इसके लिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी। बट गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है भैया, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, तो ये कितनी हो गई? जीरो हो गई। अब गैस के अणु पात्र रखा हुआ, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न आ रहे हैं। जैसे मैं कमरे में बंद हूं, लेकिन कमरे में बंद होके मेरी आंखों पे पट्टी बांधी जाए, मैं इधर भागूं उधर भागूं उधर भागूं उधर भागूं उधर भागूं उधर भागूं, तो अगर कोई कमरे के अंदर मुझे देखेगा तो कहेगा ये देखो इधर उधर भाग रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर कमरे के अंदर से मुझे कोई देखे तो मुझे चलता हुआ पाएगा, अगर चलता हुआ पाएगा तो वो समझ जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, और इसको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अब कमरा चारों तरफ से पैक है, कमरा कैसा है बेटा? चारों तरफ से पैक है। कोई कमरे के बाहर है, उससे पूछेगा कि इसके अंदर या इस कमरे के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? कोई कमरे के बाहर है, कमरा चारों तरफ से पैक है, नो खिड़की नो दरवाजा, उससे कहो कमरे के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? वो कहे कमरा तो विराम में है, कमरा विराम में है, कहेगी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हमको वो देख ही नहीं पा रहा है, हमको वो देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है कि ये भिन्न भिना रहे हैं, ये भिन्न भिना रहे हैं, इसके कारण इनके पास आंतरिक ऊर्जा। और अगर हम इस चैम्बर को चला दें, इस गैस को चला दें, तो गैस को अगर चला दें तो फिर इस चैम्बर के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक काइनेटिक एनर्जी गैस के प्रवाह के कारण, गैस का प्रवाह मतलब अणुओं का चलना नहीं, प्रवाह मतलब बहना, गैस के बहाव के कारण, है ना। ये अगर चैम्बर चल पड़े, चैम्बर चल पड़े तो क्या हुआ? ये चैम्बर अगर ये चल पड़े तो बहाव हुआ, तो गैस के प्रवाह के कारण। दूसरा, अणुओं के भिन्न भिनाने के कारण, तो ये गैस की आंतरिक ऊर्जा के कारण मतलब अणुओं के भिन्न भिनाने के कारण, और एक गैस के अणुओं के प्रवाह के कारण एक दिशा में जा रहे हैं। भिन्न भिनाना मतलब कहीं नहीं जाना, दिस इज भिन्न भिनाना, भिन्न भिनाना। और चलना मतलब प्रवाह। समझ गए होगे आई थिंक आप बात को। तो बेसिकली ये एनर्जी किसके कारण है? गैस के अणुओं के भिन्न भिनाने के कारण। भिन्न भिनाना जानते हो ना? नहीं जानते तो हमने बता दिया, रैंडम मोशन, मक्खी मच्छर
मक्खी चलती है? नहीं। मच्छर चलते हैं क्या? नहीं। मच्छर मक्खी क्या करते हैं? भिन्न भिन्नाते हैं। गाय चलती है, घोड़ा चलता है, दौड़ता है, इंसान चलता है, मक्खियां भिन्न भिन्नाती हैं। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना आप है ना, फिर खड़े होकर देखना, समझ आ जाएगी कि भिन्न भिन्नाना गति किसे कहते हैं। तो गैस के अणुओं के भिन्न भिन्नाने के कारण, भिन्न भिन्न भिन्नाने के कारण, गैस के अणुओं के भिन्न भिन्नाने के कारण होता है। वर्क डन बाय रिमेनिंग फोर्स इक्वल टू, ठीक है, तो ये दो होंगी। अब वर्क डन बाय रिमेनिंग फोर्स में कौन बचा है? गैस का दाब, है ना। इधर से गैस दाब लगा रहा है, चलो चलो, इधर से निकल रहा है, ठीक है। अब गैस के दाब द्वारा किया गया कार्य हम कैसा लिखेगा, कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गैस द्वारा किया गया, दाब द्वारा किया गया कार्य। कैसे लिखोगे मास्टर? ओ मास्टर कैसे लिखोगे? तो देखो, F इंटू डिस्प्लेसमेंट एक कार्य हो जाता है, ये क्या होता है? वर्क होता है। इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे? P इंटू ए इंटू डी एक्स, पी इंटू ए इंटू डी एक्स, पी इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, एक dt से गुणा कर रहा हूं, है ना। ध्यान दीजिए, मैं ये भी लिख देता हूं, चलो यार, वर्क डन बाय प्रेशर यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय प्रेशर। वैसे तो आप जानते हैं वर्क डन बाय प्रेशर, दाव। तो देखो समझना, हम क्या कहते थे वैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब यहां दाब की बात आ रही है, तो फोर्स इंटू एरिया इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। अब हमें एक्स विस्थापन नहीं दिया सवाल में, सवाल में विस्थापन की चर्चा नहीं है रही है, वेग की चर्चा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक टी से भाग दे देता हूं, एक टी से गुणा कर देता हूं, टी से भाग दे देता हूं, टी से गुणा कर देता हूं, तो बबुआ एक्स अपॉन टी क्या हो गया? वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के टर्म में वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय दाब हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, P इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टेम, इंटू टेम। टी कौन सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, टी ऐसे लिख, टी टाइम है, टी क्या है बेटा? टाइम, बरोबर। ऐसा टी टाइम को आप ये मान सकते हैं कि यहां से यहां जाने में लगा समय, यहां से यहां जाने में लगा समय, ऐसा। टी टाइम में लिख लो, टी टाइम में टी, या डेल्टा टी टाइम ले लो, क्या ले लो? डेल्टा टी, डेल्टा टी लिख लो, या टाइम को डेल्टा टी लिख लो, या टी ही लिख लो, बरोबर। ऐसा, या इसको आप दाब ऊर्जा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? दाब ऊर्जा। चलिए, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से सुनना, पर काइनेटिक एनर्जी, बायनेटिक एनर्जी सब में लगेगा ये। टी को हम इन्वॉल्व करवाएं, टी को लाना तो पड़ेगा ही। चलो देखते, आओ। तो P1 A1 V1 इंटू टी माइनस P2 V2 A2 इंटू टी, दाब ऊर्जा या दाब द्वारा किया गया कार्य, दाब बल द्वारा गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य। सर ये कार्य ऐसे क्यों लिखा आपने? पहले इनिशियल फिर फाइनल। तो हमने कहा देखो, ये यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, विस्थापन इधर है, विस्थापन कहां है? इधर ऊपर की तरफ। विस्थापन कहां है? ऊपर की तरफ है, बरोबर। विस्थापन कहां है बेटा? ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आप ऐसा सब समझ सकते हो कि जो बल है वो इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में,
विस्थापन किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। या आप नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो कि यहां पर दाब पॉजिटिव कार्य कर रहा है, यहां पर दाब कैसा कार्य कर रहा है, पॉजिटिव, और यहां पर दाब कार्य कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में इसको हम, चलो हम छोटा, अच्छा पहले समझ लो कि देखो यहां पर दाब किस दिशा में, P1 ऊपर की दिशा में, P1 ऊपर की दिशा में, यहां पर दाब P2 कहां है, P2 नीचे की दिशा में, P2 नीचे की दिशा में। किसी भी चीज पर जो दाब लगता है वो कैसे लगेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें, है ना, ये बोतल है, पानी बह रहा है इसमें, यहां से यहां बह रहा है, तो वायुमंडल यहां से यहां दाब लगा रहा है, यहां पर दाब यहां से यहां लग रहा है, दाब यहां पृष्ठ के तरफ, यहां पर दाब अंदर लग रहा है, यहां पर दाब ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे रखी हुई है, तो यहां पर दाब ऊपर है, यहां पर दाब नीचे है, तो नीचे वाला दाब पॉजिटिव कार्य कर रहा होगा, ऊपर वाला दाब नेगेटिव कार्य कर रहा है। ऊपर वाला दाब कैसा कार्य कर रहा है बेटा, नेगेटिव कार्य कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, पहले ये पॉजिटिव कार्य और ये नेगेटिव कार्य। समय को आप ऐसे लिखो या डेल्टा टी लिख लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहो तो उसको डेल्टा टी लिख लो, डेल्टा टी समय में किया गया कार्य। इसको मैं P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी लिख दिए। अभी इसमें डेल्टा टी में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, चलो मैं दूर कर देता हूं, भले ही 2 मिनट लगे तो क्या हुआ, 2 मिनट लगे कोई बात नहीं, मैं दूर कर देता हूं ये कंफ्यूजन। देखो ऐसे जल्दी 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 हम DW लिखेंगे, छोटा सा कार्य कितना हो गया, F इंटू डी एक्स हो गया, F इंटू डी एक्स। अब DW हमें कुल कार्य ज्ञात, चल बाद में, तो DW इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक DT से गुणा कर रहे हैं, एक DT से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। तो DW इज इक्वल टू कितना हो गया, DW इज इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dt। हमें कुल कार्य निकालना है समय dt में, है ना, कुल कार्य निकालना है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा गया। W इज इक्वल टू किसी भी दिए गए पॉइंट पर, किसी भी दिए गए पॉइंट पर, दिए गए अनुप्रस्थ पर P का मान नियत, A का मान नियत, V का मान नियत, इंटीग्रल dt बचेगा। इंटीग्रल dt को हम लिख रहे हैं डेल्टा टी, PAV इंटू इंटीग्रल dt क्या हो गया बेटा, डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी। ऐसा आप समझ गए। PVA नियत कैसे, सर PVA नियत नहीं होंगे, मास्टर टू पगला गया है। नीचे दाब P1 है, ऊपर दाब P2 है, इधर P1 P2, यहां वेग अलग अलग। हमने कहा किसी दिए गए अनुप्रस्थ पर, इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह पर, सिर्फ इस जगह पर, कि यहां पर दाब, 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 इस अनुप्रस्थ पर हर जगह दाब नियत, इस अनुप्रस्थ पर हर जगह वेग नियत है, इसका क्षेत्रफल ये नियत है। इधर जाओगे तो क्षेत्रफल बदलेगा। हम यहां पर और यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि यहां P नियत है, यहां भी नियत, यहां ए नियत। हम कह रहे हैं इस अनुप्रस्थ पर, एक किसी पर्टिकुलर अनुप्रस्थ पर, ठीक है। जैसे हम यहां पर बात करें तो इस पॉइंट पर, 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 इस अनुप्रस्थ के लिए यहां पर हर जगह P नियत, यहां पर हर जगह के लिए बेटा एरिया नियत, और यहां पर वेलोसिटी नियत, वेलोसिटी नियत, ठीक है। डन, हाँ मास्टर डन ही है, ठीक है, समझना। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, हाफ द्रव्यमान प्रवाह की दर dm/dt, या चलो आप ऐसे लिख लो mv², हाफ mv² v1², ठीक है, हाफ m1 v1², इधर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2² माइनस हाफ m1 v1², ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई, प्लस कौन सी एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, किसकी, गैस की, गैस की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं भाई, गैस की वो आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा,
गैस की आंतरिक ऊर्जा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिखोगे m2g इंटू H और -0। सर ये क्या कर दिया, पहले इसको समझाओ मास्टर, इसको समझाओ ये क्या है, ये क्या है। तो हमने कहा देखो मैं यहां पर एक फोटो और बना लेता हूं, उसी की समझाता हूं। चिमनी की फोटो बना रही हूं, चिमनी की। चिमनी कुछ ऐसी ही थी, चिमनी कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी v2, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कितनी v1। ये हाइट कितनी है h, ये हाइट कितनी है बेटा h है, ठीक है। इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ले ली, तब इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तब इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब m की जगह हम क्या लिखेगा, हमें m नहीं दिया गया है, तो हम इससे भाग देगा, डेल्टा टी से भाग देगा, ठीक है। चलो हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, वो भी डेंसिटी के पदों में आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन, सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो इस तरीके से समझ गया ये एच क्या है। कोई कंफ्यूजन इसमें, अरे जल्दी बोलो भाई, कौन तो फनवा कर रहा है इसमें, कोई कंफ्यूजन क्या भाई, जल्दी बोलो, एक बार देख लो, एक बार समझ लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलने का, हम दूर करने की कोशिश करेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ये अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा सवाल लगा। स्पेशली ये वाला पार्ट जो एनर्जी वाला पार्ट है ना, कार्य वाला पार्ट, ये पार्ट अच्छा है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाने की कोशिश की है, मतलब चेष्टा की हुई है। क्या की हुई है, चेष्टा। अब आप देखिए यहां पर जल्दी से कि तो लेक्चर का टाइम हो रही है, तो देखो आप यहां से ऐसे लिख लो P1 A1 V1 वेग, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर से P2 A2 V2, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हमने 1/2 लिखा, 1/2। अब मैं डेल्टा टी से भाग दे रहा हूं, जगह कहां बचेगी भाई, डेल्टा टी से भाग दे रहा हूं, डेल्टा टी से भाग दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 अपॉन डेल्टा टी, m2 अपॉन डेल्टा टी, m2 इंटू टी, इसको लिख लो v2 स्क्वायर, माइनस m1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी ये हो गया v1 स्क्वायर, प्लस फाइनल एनर्जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं एन सी वी एन एफ आर डेल्टा टी, एन एफ आर डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं। हमने कहा इसको ऐसे ना लिखो, क्या हम इसको, चलो एन एफ आर, चलो मैं अलग लिख देता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं एफ इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। सर ये क्या बवाल है, ये क्या पगलपंती कर रहे हो, हमने कहा अभी हम बताता है क्या पगलपंती कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा टी से भाग दे रहे हैं, ये तो एनर्जी लिखी, देखो मैं लिख के बता देता हूं अगले पन्ने पे। U इज इक्वल टू, आप क्या कहते हैं सर, एन एफ आर, एन सी भी डेल्टा टी लिखते हैं, हाँ सर। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, एन एफ आर डेल्टा टी हो गया, हाँ सर। U इज इक्वल टू कितना हो गया, ये F बाहर रहने दो, ये एन आर डेल्टा टी हो गया, हाँ सर। हमने कहा U इज इक्वल टू ये F इंटू एन आर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो गया, हाँ सर, हाँ सर। तो हमने कहा U को इधर ही रहने दो, F इंटू एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल रह गया, हाँ सर। तो U इज इक्वल टू एफ एन आर टी फाइनल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल, हाँ सर, माइनस P इनिशियल V इनिशियल, यस सर, P इनिशियल V इनिशियल, यस सर, ऐसा लिखा जा सकता है।
ऐसा लिखा जा सकता है। समझ गए बेटा बात को? हाँ सर समझ गए, समझ गए। ऐसा वही अपन वर्क में भी तो वही करते हैं, जैसे एफ की जगह अपन क्या लिखते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, गामा इक्वल टू 1+2/f लिखते हैं। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहें, नहीं हो जाएगा, या करवा दो 6-10 का, बोलो सर रिकॉर्ड, या मैं कर ही लूंगा। गामा -1/2/f, और f का मान अगर मैं निकालना चाहूं, कितनी बुरी बात है। हाँ वही देखो, चलो एक गलती भी दिख गई, ये इधर गया, f का मान 2/, गामा -1, गामा -1, ठीक है। ये NFR/T/2 होता है ना, ये हर जगह अपॉन में 2 आता है बेटा, हर जगह क्या आएगा, अपॉन में 2 आएगा। ये हमने 2 छोड़ दिया था, उधर गए तो याद आ गया कि 2 भी होना चाहिए, अपॉन में 2, अपॉन में 2, ठीक है। तो f की जगह अपन ऐसे लिख देना, तो वही सूत्र बन जाता है वर्क डन वाला एडियाबैटिक के लिए। देखो f की जगह हम क्या लिख दें, 2/गामा-1, 2/गामा-1 इंटू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल इस अपॉन 2 था, है ना। ये तो f की जगह लिखा हुआ f/2, 2 से 2 गया, तो ये क्या आ जाता है बेटा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा -1। सर पहले आपने 1 माइनस गामा लिखा था, तो हमने कहा ये आंतरिक ऊर्जा है भैया, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा, इनफैक्ट आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या है बेटा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। जल्दी देखो भाई। अब देखो हम कहते हैं ना एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक दूसरा तरीका बता रहा हूं इसी को लिखने का, एडियाबैटिक के लिए लिख रहा हूं। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W कहते हो, हाँ मास्टर कहते हैं। डेल्टा Q कितना होता है, 0 इंटू डेल्टा U प्लस W कहते हो, हाँ कहते हो। तो डेल्टा U का मान कितना आ गया सर, डेल्टा U का मान आ गया माइनस का W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U इज इक्वल टू, इसको हम लिख रहे थे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा लिखते थे। ये वर्क डन है भाई साहब, ये क्या है, वर्क डन। ये लगा है माइनस, ये लगा है माइनस, ये वर्क डन है, ठीक है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है तो माइनस से इधर गुणा कर दो, तो ये P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1। ध्यान देना ये वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं है, वर्क नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा U है, डेल्टा U है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी डेल्टा U वही P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपन गामा -1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बरोबर। तो मैंने यहां पर भी वही लिखा, यहां पर हमको शायद 2 और लिखना पड़ेगा, 2 और लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब f हमें पता नहीं है, तो अब देखो मैं इसको यही लिख दूं, f भी हटाओ, f हमें पता नहीं है, तो f के पता हमें क्यों लिखना, हमें ये बताई गई है कि कौन सी गैस है, नहीं सीधा सीधा गामा दिया गया है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेता है। क्या लिख लूं हम, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा -1, गामा -1 प्लस M2GH प्लस कितना हो गया बेटा, M2GH। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको, M2GH। अब यहां पर देखो डेल्टा T से भाग दिया था, तो डेल्टा T से भाग इसमें भी देना पड़ेगा। इधर डेल्टा T था, ये सब हमने लिखा, इसमें तो डेल्टा T से भाग दे दिया, इसमें डेल्टा T से भाग नहीं दिया, तो हमें यहाँ पर डेल्टा T से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डेल्टा, अरे यार वैसे ही लेट हो रहे हैं, डेल्टा T से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर भी डेल्टा T से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा T से अगर आपने भाग दिया है, यहाँ डेल्टा T से अगर आपने भाग दिया है, तो ये क्या हो गया, dm2/dt, dm2/dt, ठीक है। और ये वॉल्यूम प्रवाह की दर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया, इसको आप क्या लिख देंगे, dm2/dt,
dm2/dt जो कितना दिया है अल्फा, इसको क्या कह देंगे m/t, m/t dm1/dt, dm1/dt इसका भी मान कितना है अल्फा है। द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर इसका भी मान क्या है अल्फा दिया गया है। आयतन प्रवाह की दर, ठीक है। और यहां पर आप देखो डेल्टा टी से अलग अलग भाग दोगे ना तो ये भी वॉल्यूम है, ये है ना, ये स्मॉल, ये भी वॉल्यूम है, ये वाला छोटा भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। पी भी में ये वॉल्यूम है बेटा, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम आप क्या लिख देंगे ए इंटू वी, इसको आप लिख लेंगे A1V1, A1V1, पी तो है ना। जैसे इसमें भाग दोगे v अपॉन डेल्टा टी तो ये हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। ये v वॉल्यूम वाला है बेटा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, कैपिटल V। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम प्रवाह की दर a इंटू v, तो A1V1। तो जैसे आप इधर लिखना चाहें, जैसे P फाइनल है, इसको क्या लिख दोगे, इधर जगह है, चलो मैं ही लिखता हूं, P फाइनल V फाइनल है, इसको क्या लिख दोगे, P फाइनल कितना है P2, V फाइनल कितना है A2V2, A2V2। P इनिशियल, V इनिशियल क्या लिखोगे सर, इनिशियल वॉल्यूम है P1, एरिया V1 और वेलोसिटी V1, ऐसे लिख दो, समझ गए। डी ए m1 अपॉन डेल्टा टी है ना, द्रव्यमान प्रवाह की दर m1 dm/dt, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ρ1 A1 V1, ρ1 A1 V1, और उसका मान अपन को शायद कितना दिया हुआ था अल्फा, अल्फा दिया हुआ था। वैल्यू निकालना, इसको सॉल्व करना, इसको बेटा सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू h की। तो इसको, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यहां से h निकलवा देंगे, कोशिश करना, कोशिश करना, ठीक है। तो और ऑप्शन तो अपन पहले ही चेक कर चुके थे, इसको और चेक करना h की वैल्यू, ठीक है। ये ऑप्शन आसान था, ये ऑप्शन आसान था, कैसा था, आसान। ये ऑप्शन भी आसान था, ये ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी आसान था, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं भाई, करवा दो 6-10, हाँ करवा दो। अच्छा अब एक चीज और बता रहा हूं बेटा मैं आपको, देखो जो मोर देन 1 वाले सवाल होते हैं ना, मोर देन 1 वाले सवाल, सुनो ना, आप कहोगे कि सर हम एग्जाम में करने जाएंगे तो ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, ये सब सोचेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो हमने एक क्वेश्चन बना के सवाल बताया कि कभी ऐसा अगर आपको कुछ मिल जाए तो समझना। वैसे इसमें नई चीज सिर्फ ये वाली थी, प्रेशर का वर्क, ठीक है। वैसे प्रेशर का वर्क अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की दो एनर्जी, एक तो भिन्न भिन्नाने के कारण यू, ये वाली जिसको अपन ने ऐसे लिख लिया, और ये तो प्रवाह के कारण, गैस के बहाव के कारण, ठीक है। ये तो अपन जानते ही हैं, mgs पोटेंशियल एनर्जी। अब बात यह है कि तब भी ये आसान नहीं है, हमको ये काम आसान नहीं लग रहा है एज ए स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में, शायद आप ये नहीं कर पाए, गड़बड़ हो जाए। तो बेटा आप ध्यान देना, इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। जो भी मोर देन 1 वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, मैं सामान्यतः बता रहा हूं, सामान्यतः बता रहा हूं, सुनो, है ना, ये सीखना है, मेन चीज ये सीखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज उतना नहीं है। हमने कहा A B C D 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और मान लीजिए इसके 3 आंसर हैं, A C D 4 आंसर हैं। अब 4 आंसर में से ये डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, डिफिकल्ट है। ये दो आपने आसानी से कर ली, ये दोनों आपने इजी तरीके से कर ली, इजी कि आपने चेक कर लिया कि ये वाला सही है, हाँ, आसानी से मिल गया। जैसे इस सवाल में था, इस सवाल में कोई दिक्कत हुई थी क्या मैं चेक करने में, इसको चेक करने में नहीं। 200 प्रक्रम का एक समीकरण लगाया था, पता चल गया था कि 300 नहीं आ रहा है, ये गलत किया अपन ने तुरंत, मतलब इसको नहीं लगाना है। फिर अपन ने ये चेक किया, ये भी आसानी से मिल गया था और ये भी लगभग आसानी से ही मिल गया था, ठीक है, कि ये गलत निकला था अपना आंसर। अब हुआ क्या, अब हम इसमें फंस गए, ये नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो ना, आपको पता है ना ये सही है, ये सही है, बस ये टिक कर दो। गलत तो टिक करना ही नहीं होता है, गलत तो टिक करना ही नहीं होता है, ये गलत है,
अच्छा ये गलत है नहीं किया टिक, ये गलत है नहीं किया टिक, हमें ये पता चल गया ये सही है, बस ये टिक कर दो। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आगे बढ़ जाओ, आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए सवाल कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का, 4 नंबर का। तो अगर 4 नंबर का और इसमें 2 ऑप्शन सही है, शायद कितने सही हैं, 2 है ना, सेकंड एंड थर्ड 2 सही है, ए वाला सही, ए वाला सही है, ठीक है, ए वाला सही है, ए वाला सही है। तो आपने ये निकाल लिया सही है, अब ये नहीं पता चल रहा है तो बस ये एक टिक करो और आगे बढ़ जाओ, आधे नंबर मिल जाएंगे 4 में से 2। अब इसको टिक करने के भी 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, और वो एच निकालने के भी 2 ही नंबर हैं, समझ रहे हो। तो मोर ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक होता है, ऐसा नहीं कि इत्तेफाक होता है, कभी ऐसे सवाल होते तो डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन कि आप कितने सजग हैं। वो जानबूझ के 4 ऑप्शन में से 2 सही रखवाते हैं, एक बड़ी आसानी से आंसर मिल जाता है और एक डिफिकल्ट तरीके से आंसर मिलता है। जैसे 2016 का रोटेशन वाला सवाल है, 2016 का रोटेशन वाला सवाल जिसको आप बोलते हैं डिफिकल्ट सवाल, तो उसमें एक ऑप्शन सही है क्लियर कट वाला, एक ऑप्शन सही था क्लियर कट वाला। जिसने पूरे 4 ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ा उसको एक ऑप्शन दिख गया आसान वाला, कुछ ऐसा था कि वो ओमेगा जेड इज इक्वल टू ओमेगा बाय 5 ऐसा था, और ये चेक करना इजी था, इजी था ये चेक करना। अब कोई बालक है ना, उसमें वो 4 ऑप्शन और थे, उसको समझ नहीं आ रहा है, 4 में से एक ऑप्शन समझ में आया कि ये सही है, वो टिक किया आगे बढ़ गया, चारों नंबर मिल गए उसको, चारों नंबर मिल गए उसको, ठीक है। तो बी केयरफुल कि जानबूझ के ऐसे सवाल बनाते हैं। और एक था एनएलएम में मैंने क्लास कराया था, ये कैसा है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर पुली है, अच्छा सवाल था बेटा ये भी, एसएचएम एनएलएम का मिक्स। तो इसमें भी ना 2 ऑप्शन शायद सही थे, नहीं एक ही ऑप्शन सही था, और वो ऑप्शन रिलेशन इन एक्सेलरेशन की ट्रिक से 20 सेकेंड में आ गया। अब वो ऑप्शन आंसर आ गया आपका, वो टिक करो आगे बढ़ जाओ, और ऑप्शन नहीं आ रहा है छोड़ दो। इत्तेफाक से उसका एक ही आंसर था, पूरे नंबर मिल जाते। कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर आप को एक पे भरोसा है कि चलो ये हमने कर लिया, तो एक ही टिक करके आगे बढ़ जाओ, तुक्का मत मारो, तुक्का मारोगे तो वो एक जो किया है वो भी चला जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि 2 सही है, 2 सही है, तो 2 टिक करो आगे बढ़ जाओ, भले ही आंसर 3 हो, पार्शियल मार्किंग भी होती है इसमें। मान लीजिए 3 नंबर का सवाल होता, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अगर ये 3 नंबर का सवाल होता, 3 नंबर का कोई सवाल है, ठीक है, उसमें से ए सही है, सी सही है, डी सही है, 3 नंबर का सवाल है, आपने क्या किया, आपको सिर्फ ए वाला आया, आपने सी टिक किया, ठीक है, आगे बढ़ गया, ये आपने टिक ही नहीं किया तो भी आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई गलत किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। और ये जबरदस्ती क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि 4 में से एक आसान एक डिफिकल्ट, तो वो चाहते ही यही है कि आसान वाला टिक करके तुम आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा ना कि हम युद्ध के लिए लड़ निकले हैं, जंगल में हम निकले हैं, तो जंगल में जो भी जानवर मिलेगा हम उसको मारते हुए ही जाएंगे। जानवर में कुत्ता मिल गया तो मार दोगे, शेर मिल गया तो थोड़ा ना शेर को मारने जाओगे भी तुम उठा ले जाएगा, है ना। तो चेक करते हैं, एक ऑप्शन होगा आसान, डॉग जैसा क्यूट सा, एक पार्ट डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट से बच के आसान को टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो बस ये तरीका होता है, ये चीजें आपको सीखनी है एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हम कुछ बेटा होमवर्क भी आपको देगा, है ना, और इस पर एक लेक्चर और बचा हुआ तो उसमें हम थर्मो के और क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।